हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 7th लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के नियम। और ये जो नियम हैं ये फराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने दिए थे। तो इन लॉस को फराडेज लॉ के नाम से या फेराडे के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब तो आप समझते हैं किसी भी केमिकल का टूटना और आयन बनना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, है ना। टॉपिक हमारा ये है, टॉपिक आप हमेशा नोट कर लीजिए क्योंकि टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक तो हमारा है विद्युत अपघटन के नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें क्वेश्चन लिखिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। पहले उसकी जो थ्योरी है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में उस रूल्स को समझेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। विद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, फेराडे के नियम को समझाइए। फेराडे, वहाँ पे डबल आई की मात्रा, फेराडे के नियम को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए वापस, फेराडे के प्रथम नियम को समझाइए। फेराडे के प्रथम नियम को समझाइए। ठीक है, तो आंसर में हेडिंग डाल लीजिए, फेराडे का प्रथम नियम, है ना। हेडिंग डाल लीजिए आंसर में, फेराडे का प्रथम नियम। तो पहले समझ लेते हैं कि फेराडे का जो रूल है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या दिया गया था, तो समझते हैं। बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा। उस लाइटिक सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। और एक ही कंटेनर में वो दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं और वो किसी बैटरी के द्वारा जुड़े होते हैं ना, बैटरी के द्वारा। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एनोड वाला होता है, ये कैथोड वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से कोई भी मेटल, है ना, उतरेगा यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर और वो इलेक्ट्रॉन को देखकर इसकी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, तो फेराडे ने ये बताया, है ना, फेराडे के नियम, फेराडे ने ये बोला कि हम जितना चार्ज इसको देंगे, मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जिस पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर इंटर कराएंगे, है ना, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर डालेंगे उतना ही क्या होगा, यहाँ पर डिपोजिशन होगा, जमाव होगा। इस तत्व का उतना ही यहाँ पर जमाव होगा। इसका मतलब ये जो जमाव है ना, ये जो जमाव है इसका, है ना, जितने भी मात्रा में, जितने भी ग्राम सिल्वर का है, जितने भी ग्राम मेटल यहाँ पर जमा होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करेगा आवेश के ऊपर, है ना। यहाँ पर जितना आवेश, जितना चार्ज दिया जाएगा, बैटरी में जितना पावर होगा, जितने पावर का चार्ज इसको दिया जाएगा और जितनी देर से दिया जाएगा, है ना। हम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए दे, 3 घंटे के लिए, जितनी देर से हम जितना चार्ज हम देंगे उतना ही यहाँ पर डिपॉजिट होगा, है ना, जमाव होगा। तो ये जमाव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जमाव क्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मान लो हम W ग्राम जो है, W ग्राम यहाँ पर ये जमाव हुआ, W ग्राम जमा हुआ, तो W ग्राम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो Q के ऊपर, है ना। तो ये एक दूसरे के समानुपाती है ना। जितना हम Q बढ़ाएंगे उतना W का जो मात्रा है वो बढ़ेगी। जितना आवेश दिया जाएगा, जितना कूलम आवेश दिया जाएगा उतना ही W बढ़ेगा। इसको कम कर दिया जाए तो ये भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये इसके डायरेक्ट समानुपाती होता है। ठीक है, यही बोला था फेराडे ने, है ना। तो आप उत्तर में लिखिए, इसका एक अच्छा सा नियम लिख लेते हैं। उत्तर में आपने हेडिंग डाल ली है, फेराडे का प्रथम नियम, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडेज। लिखिए इसको इन्वर्टेड कोमा में, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट के विलयन ब्रैकेट में या पिघली हुई अवस्था में, या तो विलयन होगा या फिर मेल्टिंग स्टेट में होगा। 2 स्टेट मैंने बताई थी आपको, या तो हम इसमें क्या डालेंगे, विलयन डालेंगे, या फिर हम इसको मोल्टर स्टेट में डालेंगे, है ना, पिघली अवस्था में। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए या पिघली हुई अवस्था, ब्रैकेट क्लोज करिए। वापिस से मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा
विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत मात्रा के समानुपाती होती हैं, है ना। रिपीट कर रहा हूँ वापिस, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य के विलयन में, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, या पिघली अवस्था में, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती हैं, विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है ना। तो जितनी मात्रा इस सॉल्यूशन के अंदर दी जाएगी क्योंकि उतना ही यहाँ से क्या होगा, ये मुक्त होगा, या तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर इतना जमा होगा, या तो यहाँ से मुक्त होगा, यहाँ से फ्री होगा, या फिर यहाँ पे जमा होगा। बात वही है भाई, यहाँ से निकल के जाएगा कहाँ, यहाँ पर, तो जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ पे जमा होगा, तो मुक्त या विक्षेपित, है ना, इसको बोला जाता है। यहाँ पर आके चिपक जाएगा तो उसको बोलेंगे विक्षेपित, और यहाँ से टूटेगा तो उसको बोलते हैं मुक्त। ठीक है, तो इसका एक मैथमेटिकल रूप लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको हमने आवेश माना और यहाँ पर जो मुक्त हुआ उसको मान लिया हमने W। तो हम अर्थार्थ करके लिखेंगे अब, अर्थार्थ W समानुपाती Q। ठीक है, अब यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक क्या लगेगा, स्थिरांक लगेगा, और यहाँ पर स्थिरांक हम लेंगे Z लेंगे। ठीक है, ZQ। अब बच्चा हम जानते हैं कि, है ना, चूंकि क्या होता है I इज इक्वल टू क्या होता है, I क्या होती है, धारा होती है, तो धारा आवेश बटे समय होता है ना। Q क्या है, आवेश है, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ आवेश है, और नीचे क्या है, T मतलब समय है। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, भाई जितनी धारा इसमें डालेंगे, है ना, Q अपॉन T। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q बराबर IT, है ना भाई, यहाँ पे Q रखेंगे तो इसको T को उधर इस T को बराबर से उधर भेजेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो या तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में, या फिर हम चाहें या करके हम W इज इक्वल टू ZIT, है ना। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सोल्व करने का फॉर्मूला है ना। ये हमें हेल्प करेगा कि भाई कितनी धारा देने पर, कितनी धारा कितने समय पर देने पर इतना पदार्थ जमा होगा, या इतना पदार्थ जमा करना है। मान लो यहाँ पर 5 ग्राम पदार्थ हमें जमा करना है इसके ऊपर, है ना, इस रोड के ऊपर 5 ग्राम, यहाँ पर मान लो सिल्वर है इसमें, और यहाँ पर 5 ग्राम सिल्वर मुझे और चाहिए इसके ऊपर जमा, तो मैं कितना चार्ज दूंगा और कितने समय तक दूंगा, तो वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन सारे सिंबल का मीन्स वेयर, जहाँ W क्या है, W बराबर, है ना, W बराबर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे ग्राम में, है ना, ग्राम में लिखेंगे। फिर अब क्या बचा आपका, I बचा है तो I क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, और धारा काय में लेनी है आपको, एम्पियर में लेनी है ना, एम्पियर A में। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका T, तो T क्या है, समय है, और ये काय में लेंगे, सेकेंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट है। ठीक है, इसको अब क्या बचा आपका, Z बचा है, तो Z क्या है, Z है मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मुक्त पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तुल्यांक, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I वेलेंट, सॉरी V, है ना, EQIVALENT, इक्विवेलेंट, है ना, ब्रैकेट में होता है। ठीक है,
तो W मुक्त हुए पदार्थ की ग्राम में होती है, I बराबर प्रवाहित हुई धारा है जो एम्पियर में होती है, ठीक है, T समय होता है, और Z मुक्त हुए पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक भार होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। यदि हमें Z ज्ञात करना है तो Z को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू होता है EQ मतलब तुल्यांकी भार बटे फेराडे, है ना, तुल्यांकी भार बटे फेराडे, ठीक है, E की वैल्यू होती है, ठीक है। अब फेराडे यानी तो होता आपका 1 फेराडे, यानी ये भी हम पढ़ते हुए आए हैं कई लेक्चर में, है ना, 96,500 कूलाम होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार, ये हमने आपको बता रखा है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा तुल्यांकी भार किस प्रकार से निकालते हैं। तो EQ हम किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं वो भी हम लिख देते हैं। EQ इज इक्वल टू होता है मोलर मास बटे X। मोलर मास आपने पढ़ रखा है ना, मोलिकुलर मास जो होता है या एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पर लिखेंगे। ये सारी चीज़ मैं आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और फिर भी इक्विवेलेंट आपको देखना है तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में बता रखा है इसके बारे में डिटेल्स में, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी मैं निकालना सिखा दूंगा। एक्स क्या है बेटा, तो एक्स क्या है यहाँ पर, जहाँ यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, जहाँ एक्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूज़ होगी, ठीक है। किस प्रकार से होगी वो मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा तब आपको बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग डालिए बेटा, आप अगली हेडिंग डालिए फेराडे के नियम के अनुप्रयोग। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, है ना, कहाँ यूज़ करेंगे, है ना। तो हेडिंग डालिए फेराडे के नियम के अनुप्रयोग, फेराडे के नियम के अनुप्रयोग। इसमें से पहला नियम लिखिए आप, है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियर, ठीक है। पहला नियम लिखिए, किसी तत्व या मूलक के तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए, है ना, लिख लीजिए, किसी तत्व या मूलक के तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, और डैश करके लिखिए, है ना, छोटी सी थ्योरी है ज्ञात करने में, ठीक है। लिखिए इसमें डैश करके, निश्चित मात्रा की विद्युत धारा ब्रैकेट में Q, निश्चित मात्रा की विद्युत धारा ब्रैकेट में Q प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर विक्षेपित या मुक्त होने वाले पदार्थ के भार ब्रैकेट में W ज्ञात होने पर पदार्थ के तुल्यांकी भार ब्रैकेट में EW, है ना, E और इसके चरणों में W, तुल्यांकी भार ब्रैकेट में EW की गणना की जा सकती हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, निश्चित मात्रा की विद्युत धारा ब्रैकेट में Q प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर विक्षेपित या मुक्त होने वाले, विक्षेपित की जगह आप निक्षेपित करें, है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक, निक्षेपित, है ना, नल का निक्षेपित, है ना, निक्षेपित या मुक्त होने वाले पदार्थ के भार ब्रैकेट में W ज्ञात होने पर पदार्थ की तुल्यांकी भार EW ब्रैकेट क्लोज की गणना की जा सकती है। अर्थात करके एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम। इस फॉर्मूला का यूज कहाँ होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो EW बराबर W अपॉन Q इंटू 96,500 96500, ठीक है। तो हमने ये बताया कि W, है ना, आवेश और W इन दोनों की मात्रा ज्ञात होने पर हम EW इस
के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो ये पहला यूज है इसका, है ना, पहला यूज यहाँ पर होगा। दूसरा यूज लिखिए, दूसरा यूज लिखिए, किसी नंबर 2 करके, है ना, उसमें पॉइंट वॉइंट नहीं डालना है आपको, सीधा लिखिए नंबर 2। विद्युत अपघटन के दौरान, विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने में, विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने में, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था फेराडे का प्रथम नियम। ठीक है, इस नियम ने हमने ये सीखा कि भाई ये जो आवेश हम जितना देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, या तो ये फ्री होंगे या फिर डिपॉजिट होंगे, तो कितनी मात्रा में ये कितने ग्राम यहाँ पर जमा होगा, कितने ग्राम में यहाँ पे टूटेगा, इसका कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसके लिए हमें कितनी चार्ज यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कितना आवेश देना पड़ेगा और कितने समय के लिए देना पड़ेगा। तो फेराडे ने ये एक लॉ बनाया और एक समीकरण आपको बना के दे दी। ठीक है, बना बनाया हलवा आपको बिल्कुल दे दिया है, अब आपको थाली में रखा हुआ हलवा खाना है। ठीक है, तो ये हलवा खाने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, है ना। तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आपके सामने है। CuSO4 के विलयन को, मैं पढ़ भी रहा हूँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि ये जो कॉपर है इसके ऊपर कितनी धारा निक्षेपित होगी, सॉरी कितने ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा। तो ये क्या है, हमारा कैथोड है, कैथोड है और यहाँ से कॉपर निकलेगा, है ना, कॉपर का ही सेल है वो, दोनों Cu की रोड है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो भी कॉपर भरा हुआ है, तो कॉपर यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कितना जमा होगा, कितने ग्राम जमा होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कुल मिला के हमें W ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखते हैं, T हमें क्या दे रखा है, देखिए 10 मिनट दे रखा है, 10 हमारे पास क्या है, मिनट है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि जो समय है वो सेकेंड में लेना है, तो 10 को हम 60 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 600 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब क्या ज्ञात करना है, अब Q ज्ञात करना है ना, Q ज्ञात करना है। और I की वैल्यू क्या दे रखी है, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, I हमें दे रखी है, I का मतलब करंट कितना, 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या Q चाहिए, है ना, Q चाहिए, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू रखेंगे 1.5 एम्पियर इंटू Q की वैल्यू रखेंगे हम 600, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 900 और इसकी यूनिट क्या होती है, कुलाम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे W इज इक्वल टू ZIT, है ना, क्योंकि हम Z यानी क्या होता है, Z बराबर क्या होता है ना, W बराबर EQ अपॉन क्या होता है F, है ना, अभी हमने फॉर्मूला देखा है, Z इज इक्वल टू इंटू I और T। ठीक है, अब यहाँ हम छोटी सी रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा, इसको समझने के लिए फेराडे को। देखिए यहाँ पर छोटा सा सेल भी बना लेते हैं, है ना, इसमें से पुचुक से हम 2 कॉपर की रोड और यहाँ पर CuSO4 भरा हुआ है और ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास, CuSO4, तो बेसिकली यहाँ पर Cu आयन में बनेगा और Cu क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इधर इसका पॉजिटिव क्या होता है, ये होता है और इसका नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव Cu2 प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर, है ना, नेगेटिव की ओर। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो Cu2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। यहां पर कहानी समझ लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल का मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे, है ना, यहां पर आप समझ लीजिए, है ना, ये हमेशा याद रखिए आप। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल है और 1 फेराडे है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है और 2 फेराडे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 फेराडे। तो यहाँ पर फेराडे की संख्या कितनी हुई, 2 फेराडे, और यही हमें चाहिए था यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है, 2 फेराडे। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू, कॉपर का मोलर मास या एटॉमिक मास होता है आपका 63, है ना, 63 होता है। यहाँ पर हम रखेंगे क्या, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। कॉपर कितने नंबर पे आते हैं, 29 कॉपर, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 63 होता है। अपॉन में चलते हैं, अपॉन में क्या है, F है, लेकिन 2F रखेंगे, 2F, और F की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू कितना होता है, 1F ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, है ना, इसको हमने यहाँ लिख दिया, अभी हम यहाँ पर F लिखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, जगह कम है। और यहाँ पर IT, है ना, IOT की जगह मैं डायरेक्ट Q रख सकता हूँ या I भी रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने Q की वैल्यू निकाल रखी है, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT होता है। तो मैं IOT की जगह क्या रख दूँगा, सीधा Q रख दूँगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 63 इंटू 2 इंटू 96500 इंटू 900, क्योंकि Q हमने निकाल लिया है। आप Q की जगह IT भी रखिए, बात वही होगी, वापस यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 9 का इंटू इसमें करेंगे तो 27, 54 और 56, ठीक है। और इनका इंटू करेंगे तो 5 का 10 और 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 19, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 567/930, और 930 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी W इज इक्वल टू, है ना, डिवाइड करेंगे तो 0.293 ग्राम, इतने ग्राम क्या होगा, कॉपर कैथोड पर जमा होगा, ठीक है। हो गया इस फॉर्मूले का यूज, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने पता कर लिया कि इतने 10 मिनट से हम 1.5 एम्पियर धारा अगर देंगे, है ना, 10 मिनट से 1.5 एम्पियर धारा देंगे तो इतनी धारा देने पर यहाँ पर इतने ग्राम कॉपर जमा हो जाएगा, कितने ग्राम, 0.293 ग्राम हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा हो गया सवाल सोल्व। हम यहाँ पर Z जो इक्विवेलेंट, जो अभी मैंने आपको फेराडे के नियम के अनुप्रयोग का पहला पॉइंट लिखवाया, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है कि EW इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q इंटू क्या है, 96500। तो इस फॉर्मूले का भी यूज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमें वैसे पूछा नहीं गया है कि इसका तुल्यांकी भार भी ज्ञात कीजिए, लेकिन फिर भी हम इसका तुल्यांकी भार निकाल के देखते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, है ना, ताकि हमारा ये अनुप्रयोग हमने लिखा है ये भी हमें पता चल जाएगा इसका यूज़ किस प्रकार से होता है। तो EW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W की वैल्यू हमने अभी निकाली, है ना, W की वैल्यू ये रही 0.293, Q की वैल्यू हमारे पास है 900 और ये 96500 ऑलरेडी फॉर्मूले में है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो EW इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 292.74, है ना, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और हमारा नीचे क्या बचा है, 9 बचा है, तो बराबर EW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 31.41। तो ये हमारा तुल्यांकी भार है ना, कॉपर का तुल्यांकी भार कितना है, 31.41
41। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो 16 है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं क्लियर कमेंट करके। चलिए अब हम एक और सवाल लेते हैं जो एमपी बोर्ड 2016 में पूछा गया है ना। 2016 एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2016 में पूछा गया है एमपी बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन है 5 एम्पीयर विद्युत धारा 30 मिनट तक AgNO3 से भरे पात्र में प्रवाहित करने पर 10.7 ग्राम चांदी है ना, सिल्वर, AgNO3 है तो सिल्वर ही जमा होगी क्योंकि सिल्वर पॉजिटिव आएगा है ना, वो पॉजिटिव कैथोड की तरफ भागेगा। चांदी जमा होती है तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, Z ज्ञात करना है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मैंने आपको बताया था है ना, Z होता है, तो एक तो Z ज्ञात करना है। यदि H2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यदि H2 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.0001036 हो तो सिल्वर का तुल्यांक की भार ज्ञात कीजिए है ना। एक क्वेश्चन और पूछा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसने पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर हमें इसका Z ज्ञात करना है और दूसरा हमें ज्ञात करना है इसका EQ। ठीक है, तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। जो जो पहले चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें या कौन कौन सी चीज़ें हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिखते हैं, आइए उनको। सबसे पहले हम चांदी का भार लिखेंगे, सोल्व करते हैं इनको। चांदी का भार W इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10.7 ग्राम। ठीक है, I हमें कितना दे रखा है? धारा I हमें दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम हमें कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 30 मिनट। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा? T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1800 सेकेंड। ठीक है, 1800 सेकेंड, ये S लिखा हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एक तो Z ज्ञात करना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है? EW ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, EW ज्ञात करना है या E ज्ञात करना है। E भी इसको बोला जाता है, W आप नहीं भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा है ना। आप यहाँ पर E भी लिख सकते हो। E का मतलब इक्विवेलेंट वेट ही होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर W में यूज़ करता हूँ। आप भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप E भी यूज़ करोगे तो भी वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अच्छा सा मस्त खूबसूरत सा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू ZIT है ना, ZIT। तो W की वैल्यू हमें दे रखी है, तो W की वैल्यू हम 10.7 यहाँ पर रख देते हैं। Z की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। I की वैल्यू हमारे पास अच्छी वाली है, कौन सी? 5 इंटू हमारे पास, सॉरी, I की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 एम्पियर है। ठीक है, 5 यहाँ पर लिखेंगे हम। और किसकी? T की वैल्यू हमें दे रखी है 1800। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 10.7 इज इक्वल टू Z इंटू ये करेंगे तो ये हो जाएगा 9000 है ना, 18×5 = 9000। और Z निकालना है तो हमारा 10.7 अपॉन 9000 को इसके बटे में रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी Z। तो Z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 0.00118। ठीक है, ये हमारी Z की वैल्यू आ गई। तो एक सवाल तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसको नंबर फर्स्ट भी दे सकते हो। ठीक है, अब नंबर सेकंड की बात करते हैं। नंबर सेकंड हमें पूछा गया EQ। तो हमने जब फॉर्मूला लिखा था अभी, तो Z इज इक्वल टू हमने यूज़ किया था है ना, EQ या EW या E लिख लीजिए सीधा है ना। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन F, Z इज इक्वल टू E अपॉन F होता है। तो हमें ज्ञात करना है E, तो हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से बना सकते हैं, E इज इक्वल टू Z इंटू F है ना। इस F को इधर भेज देंगे तो Z इंटू F हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, Z की वैल्यू कितनी है आपकी? 0.00118 इंटू F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू कितनी है? F यानी होता है 96,500 फराडे। सॉरी, ये फराडे, एक फराडे नहीं होता, तो F की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो E की वैल्यू हमारे आ जाएगी कितनी? 107.3
887, तो ये हमारा ई निकल गया। ई मतलब तुल्यांकी भार, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः Ag का तुल्यांकी भार 107.887 है ना। ये आप नेट पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, है ना। सबके तुल्यांकी भार फिक्स होते हैं, इक्विवेलेंट वेट सब एटम के फिक्स होते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63, है ना, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 31, ठीक है। 31 क्यों? क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं वो भी समझ लीजिए। 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि Cu2+ आयन बनाता है ना। तो जितने आयन बनते हैं यहाँ पर उससे इसको डिवाइड किया जाता है तो 31 आता है ना। 31.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा फेराडे का नियम और इसके न्यूमेरिकल भी हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है बच्चों। इसके 2 या 3 लेक्चर और बचे इस चैप्टर के। मिलते हैं हम एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।